हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग कर अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2026 के लिए क्विक रिवीजन प्रोग्राम। एंड इस क्विक रिवीजन प्रोग्राम में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको शॉर्ट में, ताकि आपको एक डायरेक्शन दे सकें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके तरह की बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें कि सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्स जो कि आपको इस समय ले लेना चाहिए, क्योंकि बस 30 दिन बचा हुआ है, वो है क्रैश कोर्स। क्योंकि इसमें आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन करवा दिया जा रहा है, टेस्ट मिल जा रहा है, टेस्ट डिस्कशन मिल जा रहा है, सरप्राइज क्लासेस मिल जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिल जा रही हैं। तो आप लोग ये कोर्स को देख सकते हैं। पर अगर आपने खुद से अपनी पूरी तैयारी कर ली है तो यू कैन गेट दिस टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग 3000 के लगभग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं या टेस्ट देने वाले हैं आप लोग। इसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ज्योग्राफी दोनों ही है। नहीं तो आप फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए टाइम अभी नहीं है। अगर आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जून एंड दिसंबर सेशन के लिए भी जो कोर्सेज है वो हमारे ऐप पे लाइव हैं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं इस एक डायग्राम के साथ, जो कि बेसिकली फोर्सेज हैं जो कि अर्थ को अफेक्ट करते हैं एंड लैंडफॉर्म के निर्माण करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हमें दिखाई देता है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्सेस कौन से होते हैं? वो फोर्सेस जो पृथ्वी के नीचे से उत्पन्न होता है उसको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस का मूल कारण क्या होता है? जो हमारे अंदर के मैग्मा का मूवमेंट है उसके कारण हमें एंडोजेनिक फोर्सेस दिखता है। एक्सोजेनिक क्या होते हैं? जो बाहर की प्रक्रियाओं के कारण, सूरज की रोशनी के कारण, हवाओं के बहने के कारण, नदी के बहने के कारण, ग्लेशियर्स के कारण, इसके कारण जब भी हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ओके, अब इसको अगर आप फर्दर क्लासिफाई करते हो तो एंडोजेनिक फोर्सेस को हम दो पार्ट में देख सकते हैं, डायस्ट्रोफिक एंड सडन। डायस्ट्रोफिक इज बेसिकली स्लो फोर्स होता है, धीरे धीरे काम कर सकता है। इसका इंपैक्ट देखने में हमको हजारों साल लग सकते हैं, लाखों साल लग सकते हैं। सडन फोर्सेस क्या होता है? जो कि अचानक से होता है। अचानक से मतलब वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए, जब ऐसी कुछ गतिविधि हो जाए इसको हम लोग कहते हैं सडन फोर्स। स्लो फोर्सेस क्या होता है? जो कि मिलियंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में अपना असर दिखाता है। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिरोजेनिक फोर्स एंड ओरोजेनिक फोर्स। एपिरो का मतलब है महाद्वीप बनाने वाली फोर्स, तो वो फोर्स जो महाद्वीप बनाते हैं, महाद्वीप के निर्माण में अपना एक योगदान देते हैं, उसको हम लोग एपिरोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ओरोजेनिक फोर्सेस वो फोर्स होता है, ओरो मतलब माउंटेन, आपको पता है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल आपने पढ़ा होगा। तो ओरोजेनिक माउंटेन बिल्डिंग वाले जितने भी फोर्सेस होते हैं उसको हम लोग ओरोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एपिरोजेनिक में इमरजेंस या सबमर्जेंस हो सकता है, जबकि ओरोजेनिक जो होता है वो टेंशन या कंप्रेशन के कारण होता है। जब एक दूसरे की तरफ इस तरह से फोर्स लगे, एक दूसरे की तरफ, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, तो उसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। जब एक दूसरे से दूर करोगे, आप ऐसे खींचने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं टेंशनल फोर्सेस। तो टेंशन होगा तो क्या होगा? क्रैक्स होंगे, फॉल्ट्स का निर्माण होगा, भ्रंशों का निर्माण होगा। और कंप्रेशन होगा, अगर ऐसे मान लो ये कंप्रेशन होता है तो क्या होता है? फोल्ड का निर्माण होता है, वलयों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस, हमने ये फोर्सेस के बारे में जान लिया। अब अगर हम लोग आगे चलें तो जब भी हम लोग अब कर रहे हैं बात फोल्डिंग की, फोल्ड क्या होता है? जब फोर्स एक दूसरे के डायरेक्शन में लगेंगे तो जो ऊपर का लेयर है वो अपना मुड़ेगा, इसके मुड़ने को हम लोग कहते हैं फोल्डिंग या वलयन की प्रक्रिया, वलय बनने की प्रक्रिया। इस वलय में जो ये ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है सर, इसको हम लोग कहते हैं एंटीक्लाइन, और ये जो नीचे धसा हुआ पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं सिंक्लाइन। तो एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, इसके बेसिस पे क्या होता है? बहुत सारे हमारे हमको अलग अलग प्रकार के फोल्ड देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के वलय देखने को मिलते हैं। तो इन फोल्ड्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारा ऐसे फोल्ड है, ओके, ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, इस तरह का आपका फोल्ड है। इस फोल्ड को अगर मैं बीच से ऐसे काटूं तो एक दो बात समझो, इसको हम लोग कहते हैं लिम्स। तो मैं लिम्स आपको बोलूं तो आपको पता होना चाहिए, जो साइड ऑफ फोल्ड है इसकी बात कर रहा हूं। और ये इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ फोल्ड, मतलब इसको मोड़ सकते हो तुम, एक्सिस है। ठीक है, इस फोल्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है या फिर जो प्लेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ फोल्ड। नाउ एक्सिस ऑफ फोल्ड के बेसिस पे हम लोग अलग अलग फोल्ड के प्रजातियों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिमेट्रिक फोल्ड। सिमेट्रिक फोल्ड क्या होता है? जिसमें इस लिंब का, यानी कि दोनों साइड के लिंब का जो डिक्लाइन है या फिर जो स्लोप है वो बराबर है। तो दोनों लिंब का जब स्लोप बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। अगर दोनों साइड का बराबर नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं असिमेट्रिकल फोल्ड। तो सिमेट्रिकल फोल्ड एंड असिमेट्रिकल फोल्ड। अब जो ये असिमेट्री है अलग अलग प्रकार के हो सकती है ना। ये सिमेट्रिकल है, देखो इसको अगर तुम ऐसे इस लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दो इसको,
एक्सिस ऑफ फोल्ड बना दो तो इसका स्लोप और इसका स्लोप लगभग बराबर है ना। लेकिन अगर इसमें तुम एक्सिस ऑफ फोल्ड ऐसे बनाओ तो इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग अलग है। तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी इसको हम लोग असिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। अब इसके कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि आइसोक्लाइनल। वैसे तो हम लोग पहले मोनोक्लाइनल से शुरू करते हैं। मोनोक्लाइनल क्या होता है? जब आपका एक लिंब जो है, यही वाला समझ लो, एक लिंब आपका स्टीप है, ठीक है, और एक लिंब आपका जेंटल है। ये आपका देखो स्टीप है, ढलान ज्यादा है, इसमें आपको जो ढलान है वो आपको कम दिखाई दे रहा है। तो एक लिंब जब स्टीप हो और दूसरा लिंब जब जेंटल हो तो ऐसे फोल्ड को हम लोग कहते हैं मोनोक्लाइनल फोल्ड, ठीक है। अब आइसोक्लाइनल में क्या होता है? दोनों फोल्ड एक तरह से देखो पैरेलल हो गए, है ना, ये फोल्ड इसका ये पार्ट पैरेलल हो गया, लेकिन ये अभी भी परपेंडिकुलर टू द लैंड है, ऐसे नहीं हुए। तो जब दोनों लिंब आपके पैरेलल हो पर परपेंडिकुलर ना हो, ऐसे को हम लोग कहते हैं आइसोक्लाइनल फोल्ड। फिर आता है रिकम्बेंट फोल्ड, जब ये हॉरिजॉन्टल भी हो जाए, लगभग हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं, ठीक है। और जब ये फोर्स और ज्यादा बढ़े, एक लिंब दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाए, आगे तक चढ़ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरटर्न फोल्ड। जब भी आपका फोल्ड ये 90 डिग्री पे या फिर शार्प एज के साथ मुड़ रहा हो तो इसको हम लोग कहते हैं शेवरॉन फोल्ड, ठीक है। और इसी में एक होता है नेपीस। नेपीस क्या होता है? जब बहुत अधिक कंप्रेशन होता है तो ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से राइट करके फोल्ड बनता है। तो इस तरह के फोल्ड को हम लोग कहते हैं जब इट इज फॉर्म ड्यू टू इंटेंस कंप्रेशनल फोल्ड एज अ पार्ट ऑफ, क्या होता है कि एक फोल्ड टूट के दूसरे के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या दिखाई देती है? ऐसी स्थिति में हमको नेपी फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए? फोल्ड में एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या होता है, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, मोनोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल, रिकम्बेंट, ओवरटर्न एंड नेपीज, इतना तो पता होना ही चाहिए। दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया है कि आपका फोर्स जो है वो एक दूसरे से अवे जा रहा हो। अब एक दूसरे की तरफ आ रहा हो तो ये देखो इस तरह से फोल्ड बनेगा, एक दूसरे के अवे ऐसे जा रहा हो तो ये से फट जाएगा, इसे टूट जाएगा लैंड, तो लैंड भी वैसे टूट जाता है। तो उसके कारण क्या होता है? यहाँ पे देखो ये तुमको एक फॉल्ट लाइन देखने को मिलता है, ये सेम कलर हो गया, ये फॉल्ट लाइन देखने को मिलता है, और यहां से एक पार्ट नीचे चला जाता है, एक पार्ट ऊपर रह जाता है ना, ऊपर ही रह जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं फॉल्ट का निर्माण, भ्रंशों का निर्माण। अब जब फॉल्ट बनेगा तो इसके दो साइड होंगे, जिसके ऊपर दूसरा ब्लॉक टिका हो उसको कहते हैं फुटबॉल, और जो लटक रहा हो, जो टिका हुआ हो, यानी कि ये देखो ये इसके ऊपर ये वाला पार्ट टिका हुआ है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं फुटबॉल, इसको हम लोग कहते हैं हैंगिंग वॉल। और जहां से ये क्रैक हुआ था उसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट लाइन। तीन चीजें आप लोग समझ गए, फॉल्ट लाइन समझ गए, तो ये आप समझ गए, बेसिकली जो मैं बात बताना चाहता हूं वो लोग आप लोग समझ गए। अब इसमें एक और शब्द आता है डिप एंड स्ट्राइक। डिप क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में जो कि आपका ये है, दिस इज डिप, और इसी के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो डेट विल बी स्ट्राइक, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्राइक लाइन कहते हैं। तो डिप एंड स्ट्राइक आप लोग समझ गए, ओके। तो दिस इज स्ट्राइक, दिस इज डिप। चलो, अब ये जो फॉल्ट है ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन से तीन प्रकार के हो सकते हैं? नॉर्मल फॉल्ट हो सकता है, ओके, रिवर्स फॉल्ट हो सकता है, या फिर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हो सकता है। नाउ डिपेंडिंग कि कौन सा पार्ट नीचे जा रहा है या कौन सा पार्ट ऊपर जा रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कहते हैं? उसके बेसिस पे हम लोग फॉल्ट को रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट या फिर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जब मल्टीपल फॉल्ट एक साथ बन जाए तो उसको हम लोग स्टेप फॉल्ट कहते हैं। तो ये फॉल्ट की परिभाषा है। अब जब फॉल्ट में क्या होता है कि जब बहुत सारा एंटीक्लाइन तो नहीं, हॉर्स्ट एंड ग्रेबन का जब निर्माण हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग रिफ्ट वैली का निर्माण भी दिखाई देता है। तो फॉल्ट के फॉर्मेशन के कारण रिफ्ट वैली का भी निर्माण हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और जान लो, ऑर्डर ऑफ द लैंडफॉर्म। ऑर्डर ऑफ द लैंडफॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो देखो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय जो हमारे बने थे ओशन एंड कॉन्टिनेंट, वो हमारे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में। एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण जो बनता है उसको हम लोग सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म में कहते हैं, एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण जो जो लैंडफॉर्म बनते हैं बेसिकली उसको हम लोग थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब आते हैं मास मूवमेंट।
वृहद क्षरण, वृहद क्षरण क्या होता है कि मान लो तुम्हारे स्लोप पे बहुत सारे मटेरियल है जिसपे ऊपर वेदरिंग हो गई है, वेदरिंग होने के कारण क्या हुआ है, ये बहुत अधिक वेदर्ड मटेरियल है। अब इसमें क्या होगा कि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है तो इसको नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि ग्रेविटी जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है ना, M1 M2 का प्रोडक्ट होता है। तो मासेस बढ़ेगा तो ये ग्रेविटी का फोर्स भी बढ़ेगा। ऑलराइट, तो अगर मान लो इसी पे ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, ये पानी से भीग जाए तो पानी से भीगने के कारण क्या होगा, इसका वेट बढ़ जाता है एंड ग्रेविटी के प्रभाव में ये जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होते हैं, जो वेदर्ड इरोडेड मटेरियल होते हैं, वो स्लोप से धर धर करके नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग, वृहद क्षरण। अब वृहद क्षरण के लिए ये डायग्राम हमेशा मैं कहता हूं बच्चों को याद कर दो। जैसे इसमें 3 है, यहाँ पे है वेट, यहाँ पे है वेट यानी कि पानी की उपलब्धता है, यहाँ पे है ड्राई यानी कि शुष्क, यहाँ पे है फास्ट, यहाँ पे है स्लो। तो अगर किसी चीज के साथ फ्लो लगा हुआ हो, जैसे मड फ्लो, तो तुम क्या कहोगे उसको कि वो पानी के कारण हो रहा है। ठीक है, पानी की उपलब्धता है उसमें, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, ये सारी चीजें। जब किसी में स्लाइड हो तो इसका मतलब समझो कि वो फास्ट मूवमेंट है एंड ड्राई मटेरियल का मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है एंड ड्राई मटेरियल का मूवमेंट है। कैसे, जैसे कि लैंड स्लाइड, तो क्या है, लैंड का एक पार्ट नीचे की ओर स्लाइड कर गया, स्लाइड में क्या है, फास्ट मूवमेंट एंड ड्राई मूवमेंट। अगर किसी के साथ हीव लगा हो या फिर क्रीप शब्द लगा हो तो इसका मतलब है कि वो स्लो मूवमेंट है बिना पानी के। तो यही 3 चीज कंडीशन होगी कि तेज होगा या स्लो होगा, वेट होगा या फिर ड्राई होगा। जैसे कि सॉलिफ्लक्शन, सॉलिफ्लक्शन का मतलब क्या है कि सॉइल का धीरे धीरे नीचे आना इन द प्रेजेंस ऑफ हल्का गीला होने के बाद। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका मास मूवमेंट है। अब मास मूवमेंट के बाद हम लोग समझेंगे वेदरिंग। देखो, कोई भी जो लैंडफॉर्म का निर्माण होता है वो 3 प्रक्रियाओं के कारण होती है। कौन सी 3 प्रक्रियाएं हैं ये, वेदरिंग, वेदरिंग क्या होता है, इन सीटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। इन सीटू डिसइंटीग्रेशन का मतलब जब कोई रॉक अपने ही स्थान पे टूट जाए, टूट फूट मच जाए, उसमें अलग अलग प्रक्रियाओं के कारण, पानी के बहने के कारण, हवाओं के चलने के कारण, ग्लेशियर्स के मूवमेंट के कारण, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेदरिंग कहते हैं। अब ये वेदरिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट मतलब कोई एक एजेंट, अब ये एजेंट 4-5 है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, तो कोई वो एजेंट उसको उठा के ले जाए, एक जगह से उठाए दूसरी जगह जाके डिपॉजिट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। एंड तीसरी प्रक्रिया कौन सी होती है, तीसरी प्रक्रिया हम लोग जो जाना चाहिए, इरोजन की। इरोजन का मतलब क्या है कि जब ये वेदर्ड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है तो उसको हम लोग इरोजन कहते हैं। ठीक है, या ट्रांसपोर्ट होते होते टूट फूट मच रहा है तो उसको हम लोग इरोजन कहते हैं। तो वेदरिंग क्या है, उसी स्थान पे, इन सीटू डिसइंटीग्रेशन, उसी स्थान पे टूट रहा है। इरोजन क्या है, कहीं और जाके टूट रहा है। ऑलराइट, एंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वेदरिंग इरोजन के बाद, तो वो डिपॉजिट होगा, कहीं ना कहीं तो जाके उसको छोड़ेगा ना, जमा करेगा ना। तो इन 4 प्रक्रियाओं के कारण जब भी लैंडफॉर्म का निर्माण होता है उसको हम लोग एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म्स कहते हैं। अब ये एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म बनाने वाले कुछ एजेंट होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। कौन कौन से एजेंट पढ़ेंगे, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो लैंडफॉर्म बनाता है वो रिवर है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद विंड बना सकता है, और कौन बना सकता है, ओशन वेव्स बना सकता है, और कौन बना सकता है, ग्लेशियर्स बना सकते हैं, और कौन बना सकता है, कार्स्ट बना सकता है। ठीक है जी, और कौन बना सकता है, कार्स्ट मतलब अंडरग्राउंड वाटर, ये हम लोग पढ़ेंगे बात, अंडरग्राउंड वाटर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कर सकती है, हमारे लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती हैं। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा किस प्रकार का लैंडफॉर्म बनाता है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे अपने सारे लैंडफॉर्म्स को। अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो सारे लैंडफॉर्म्स को हम लोग खत्म करेंगे। आशा है कि आपको क्विकली चीजें समझ में आ रही हैं एंड क्या पढ़ना है उसको आप ट्रेस कर पा रहे हो, ये हेल्पफुल हो आपकी क्लास। और फिर हम मिलेंगे 10 बजे, जहां पे हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग एग्जाम से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो आप लोग 10 बजे की लाइव क्लास को भी जरूर ज्वाइन किया करो। ऑलराइट, एंड अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो पूरे सिलेबस को, अभी तो हम बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं ना टाइम की कमी के कारण, तो बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में थोड़ा करना है, हर एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है और डिटेल में पढ़ते हुए मटेरियल के साथ प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेस्ट अगर अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज पर भी डिस्काउंट रन कर रहे हैं।
ऑलराइट, चलिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आशा है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो ये नीचे एक नंबर भी दिख रहा होगा ना, मेरे नीचे एक नंबर दिख रहा होगा आपको, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करोगे उस पर मैं या फिर मेरी टीम कोई भी रिस्पॉन्ड जरूर करेगा, आपका जो भी डाउट होगा उससे संबंधित। ऑलराइट, कोर्सेज पे भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमेशा हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो।